चलिए शुरू करते हैं। आपका एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी का एमसीक्यू चल रहा है, वो है 60 क्वेश्चन, जिसमें से हम जो टॉपिक है पाचन तंत्र। तो चलिए हम पाचन तंत्र को खत्म करते हैं और एक-एक क्वेश्चन को देखते हैं। कितने क्वेश्चन हैं हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है किसके पाचन में जो है सहायक होगी, बताइएगा। तो लार जैसे शब्द होगा तो स्टार्च दिमाग में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रश्न का, किसकी बात करूं? दूसरे प्रश्न, दूसरा प्रश्न है लाइपेज एंजाइम का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो लाइपेज एक एंजाइम होता है, इसका निर्माण होता है, तो किस अंग द्वारा होगा? तो अंग के हिसाब से आपको ये चार ऑप्शन दिख रहा है, बताइए। तो हम बताएंगे अग्नाशय का नाम सुने होंगे, पैनक्रियाज का नाम सुने होंगे, तो अग्नाशय पैनक्रियाज जो ऑप्शन लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो अग्नाशय में ही लाइपेज नामक एंजाइम का निर्माण होता है। अब उसी से संबंधित और है कि लाइपेज द्वारा, तीसरा प्रश्न देखिए, लाइपेज द्वारा वसा मतलब फैट के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो जब जल अपघटन होता है, ठीक है, तो फैट जो होते हैं वो बताइए क्या प्राप्त होते हैं? मतलब फैट के जल अपघटन होगा लाइपेज द्वारा। लाइपेज क्या है? एंजाइम है, ये हम जानते हैं, वो पैनक्रियाज में होता है। लेकिन क्या प्राप्त होता है? तो वसा होगा, तो वशाम्ल तो होगा ही, लेकिन और भी होंगे। ऑप्शन नंबर बी वशीय अम्ल और गिल्सरॉल, मतलब गिल्सरॉल बोल दीजिए। ये दोनों होते हैं प्राप्त, समझ गए? चलिए लाइपेज से जो जल के साथ अपघटन करता है, मिलता है। और अब बात करें चौथे प्रश्न का, बात करेंगे छोटी आंत से कौन सा पाचक हार्मोन स्रावित होता है? तो छोटी आंत जो होते हैं उसमें कौन सा, बताइएगा, छोटी आंत जो होते हैं उसमें कौन-सा हार्मोन्स जो है स्रावित होता है? तो हम बताएँगे सिक्रेटिन हार्मोन्स एक होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यही होते हैं। अगर इसका विशेष जानकारी लेना है तो इसी बुक का सार संग्रह का एनसीईआरटी का वन-लाइनर आपको दिया हुआ है, महामैराथन के रूप में भी और टॉपिक बाय टॉपिक भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसी का एमसीक्यू तैयार किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीत का संचयन कहाँ होता है? तो पीत का संचय कहाँ होता है? तो पीत का संचय पित्ताशय में होगा। हम जानते हैं गाल ब्लाडर, जिसे गोल ब्लाडर बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, है ना? याद रखिएगा। छठा प्रश्न है प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो हम बताएंगे आंत में होता है। तो आप जानते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत होती है, तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट छोटी आंत। बड़ी आंत का सिर्फ एक्शन बाद में होता है, लेकिन पाचन का शुरुआत करेगा छोटी आंत से, तब जाकर लीवर अपना एक्शन करता है, तब स्टमक में जाएगा, स्टमक जाके एक्शन करेगा। इस तरह से सर्कल बना हुआ है। तो छोटी आंत पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। छठा प्रश्न है कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन मतलब कंप्लीट जो होता है, वहां पे कहाँ पे डाइजेस्ट होगा? प्रोटीन, ठीक है। तो हम बताएंगे प्रोटीन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होगा। देखिए एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, जिसमें से बड़ी आंत में होती है, ये जरूर ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं सातवें प्रश्न का, तो सातवां प्रश्न है कि अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है? जैसे हम मानते हैं छोटी आंत से जो हार्मोन्स निकलती है उसे सिक्रेटिन सिक्रेटिन बोला जाता है। लेकिन अमाशय से, अगर अमाशय के जो अंदर का जो भित्ति है उससे एक हार्मोन्स निकलती है, वो अमाशय मतलब पेट, स्टमक, यही बोलिएगा। तो स्टमक से जो निकलती है तो गैस है, पेट में क्या है? गैस है, तो गैस्ट्रिक, ऐसे टिक लगा दीजिए। तो गैस्ट्रिक, पेट में क्या होता है? गैस होता है, ऐसे याद रखिए। तो गैस क्या है? हार्मोन्स है, गैस्ट्रिक। याद करने के लिए ये तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूं पांचवें आठवें प्रश्न का, सॉरी आठवें प्रश्न का, टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से सक्रिय होता है? तो टाइलिन जो एक एंजाइम है, याद क्या, टाइलिन क्या है? एंजाइम है। तो किस माध्यम से सक्रिय होगा, मतलब किस माध्यम से निकलेगा, या सक्रिय मतलब एक्टिव होगा, बताइए। तो हम बताएंगे कि भाई टाइलिन एंजाइम है, तो ये तो पहली बात है कि लार से होता है। तो लार का एक टाइलिन एंजाइम है, मतलब लार में जो एंजाइम है वो टाइलिन है। लेकिन किस माध्यम से क्रियाशील होंगे, एक्टिव होंगे, सक्रिय होता है? हल्का जो अम्लीय होता है ना, उसके कारण होता है। तो अम्लीय माध्यम से, तो हल्का अम्लीय होते हैं एसिड रूप से, तो एसिड मीडियम बोल दीजिएगा। अगर नौवें प्रश्न की बात करें, नौवां प्रश्न है कि अमाशय की दीवार, अमाशय की भित्ति कहिए, अमाशय की दीवार कहिए, अमाशय मतलब स्टमक के पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? मतलब मान लीजिए हमारा जो पेशीय संकुचन है, मस्कुलर जिसे बोलते हैं, और स्टमक का एक बॉल है, भित्ति है, तो बताइए क्या कहलाएगा? उसे हम क्या कहेंगे?
तो हम उसे कर्मांक कुंचल कहते हैं। कर्मांक कुंचल कहा जाता है, तो कर्मांक कुंचल की जगह पे यहाँ पे देखिए कर्मा कुंचल कर दिया है, तो कर्मांक कुंचल बोलिएगा। तो कर्मा कर्मा यहाँ पे होगा, कर्मा कुंचल अलग हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगर हम 10वें प्रश्न की बात करें, किसकी बात करेंगे? 10वां प्रश्न। पाचन रस में कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? तो पाचन रस में कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाएगा? बता सकते हैं? तो हम बता देंगे भाई, कोलेस्ट्रॉल अगर पाचन में है तो पीत में पाया जाएगा। पीत मतलब बिल में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। पाचन तंत्र से जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएँगे। 60 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, उसमें से आपको लगता है 30-35 क्वेश्चन तो हैं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो हमारे शरीर में जो स्टोर होते हैं, किस रूप में होते हैं? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ग्लाइकोजेन के रूप में होगा। तो ग्लाइकोजेन तो है नहीं, लाइकोजेन है। तो इसी में लाइकोजेन को ही ग्लाइकोजेन बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ग्लाई ग्लाइकोजेन हो जाएगा, ठीक है? ग्लाइकोजेन जीएल है ना? तो ग्लाइकोजेन हो जाएगा। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश में दे दिया कि अगर हिंदी गलत हो तो इंग्लिश सही कर दीजिएगा। 12वां प्रश्न है कि अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? अमाशय मतलब पेट, स्टमक। स्टमक में हमारा जो है, जो भोजन करते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है? कैसे नष्ट होता है? तो हम बताएँगे HCl के तहत होता है। तो HCl के तहत नष्ट होता है। अब HCl को हम क्या बोलते हैं? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान है, हाइड्रो क्या होता है? Cl को क्या बोलते हैं? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये सब मैं ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ। 13वां प्रश्न है, कुमीकृत क्या है यहाँ पे कि कृमि रूप है, ठीक है? मानव शरीर का कौन-सी ऐसी संरचना है जो कि कृमि रूप परिशेषिका परिशेषिका को ही बोला जाता है अपेंडिक्स, है ना? तो कृमि रूप से मतलब सर्किल ऐसे-ऐसे कृमि रूप होता है ना? तो कृमि रूप से अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? तो अपेंडिक्स कहाँ पाया जाएगा? तो अपेंडिक्स ज़्यादातर हमारा बड़ी आँत में होने की संभावना होती है, ठीक है? जिसे हम वर्मिंग फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका देखिए हिंदी में जो गलत हो गया है, इंग्लिश में देखिए वर्मिंग फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स तो हम जानते हैं कि अपेंडिक्स हो गया भाई, अपेंडिक्स निकालना ज़रूरी है। अब वो नहीं निकालिएगा, एक कीड़ा जैसा दिखता है अपेंडिक्स। अगर नहीं निकालिएगा, अगर बढ़ गया, पक गया तो खतरा है। फटने पर मृत्यु हो जाना है। लेकिन हमको उसे निकालना पड़ता है कभी-कभी। अपेंडिक्स हर इंसान के पेट में है, लेकिन अगर वो बढ़ गया, घट गया, मतलब बढ़ने से ज़्यादा सर दिक्कत होती है। तो ये बड़ी आँत में होती है। तो बड़ी आँत में क्या होती है? अपेंडिक्स होती है। तो आपसे छोटी आँत टिक मत लगाइएगा, बड़ी आँत टिक लगाइएगा। अगर मान लीजिए 14 प्रश्न पूछते कि शरीर का वह अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करता है, मतलब स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन। अब बताइए तो कैसे होगा? शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करेगा? कौन कर सकता है? कार्बोहाइड्रेट खाने वाली चीज है। अब ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह कर रहा है, तो ग्लाइकोजन के संग्रह के रूप में अगर करना है, तो हम जानते हैं कि ये काम किसका है? यकृत का होगा ना, लीवर का काम है। लीवर ही तो करेगा। और पाचन में लीवर आपका हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, मतलब पित्ताशय हो गया, ये सब काम करते हैं। पाचन में यही चीज़ का तो है, बड़ी आँत, छोटी आँत, ये सब का काम है। पेट का काम है, स्टमक का काम है। ये सब हृदय का काम थोड़ी है कि नहीं? तो पाचन में हम तो यही सब पढ़ रहे हैं, दिमाग तो हम लोग लगाते ही हैं। 15वां प्रश्न, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो बताइए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन-सा है इन द ह्यूमन बॉडी? तो हम बताएँगे, अरे भाई, यकृत के सिवा कोई बड़ा है क्या? है ना? तो हमारा जो है यकृत सबसे बड़ा है। तो यकृत मतलब लीवर। और अगर दूसरा पूछते तो बताइए क्या होगा? तो दूसरा हमारा अग्नाशय होता है। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज़, दूसरा सबसे बड़ा है ग्रंथि। अगर मैं बात करूँ 16वें प्रश्न का, तो देखिए ये 16वां प्रश्न आपके सामने है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हम जानते हैं। यह कथन जो है किस अंग से संबंधित है? लीजिए, गजब बात करता है। अग्नाशय दे चुका है। अग्नाशय का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऊपर से पूछा कौन-सा अंग? तो पैनक्रियाज़ ही नहीं होगा जी। नहीं बताइए, कैसा क्वेश्चन पूछ देता है, कभी-कभी धोखा दे देता है। चलिए कोई बात नहीं। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का भंडार करने का काम करता है यकृत, लिवर में ही तो है। चलिए 17वां प्रश्न बोला जाता है कि पीलिया से शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होगा? बताइए।
बताइएगा प्लीज़। तो हम बताएँगे पीलिया से शरीर अगर अंग प्रभावित हो रहा है ना, तो और कोई नहीं, यकृत होगा, लीवर प्रभावित होंगे। समझ गए? लीवर प्रभावित होगा। ये बहुत ही खतरनाक है। चलिए 18वें प्रश्न की बात करेंगे। 18वां प्रश्न है कि पाचन क्रिया में आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होगा? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे पाचन क्रिया में अगर आहार नाल में स्टार्च की बात करें तो ग्लूकोज के रूप में अंतिम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा ग्लूकोज, यही आपका आंसर सही होगा। अब आ जाइए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न में आ गए कि कॉड मछली के यकृत तेल में कॉड एक मछली होता है, उसके यकृत में मतलब लीवर में तेल होता है। तेल में कौन-सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो प्रचुर मात्रा में विटामिन डी ही तो पाई जाती है, कि ए पाई जाती है? तो गलत, नो डी, विटामिन ए पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी किसमें पाई जाती है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा विटामिन डी का भी अंश कुछ-कुछ पाया जाता है मछली के तेल में, है ना? लेकिन अगर विटामिन ए है, तो ए होगा। ए और डी दोनों अगर दे और 1 से अधिक लिख दे, तो 1 से अधिक टिक लगाइएगा। 5 ऑप्शन वाले बीपीएससी वाले के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर 4 ऑप्शन वाले हैं, तो विटामिन ए टिक लगाइएगा, उसके बाद सेकंड में इसको लगाइएगा। क्लियर? समझ गए ना? तो ए और डी दोनों होंगे। अब हम चलते हैं कहाँ पे? हम चलते हैं 20वें प्रश्न के। 20वां प्रश्न है लैंगरहैंस की द्विपालिका। द्वीपिकाएँ बोला जाता है, द्विपालिका बोल दिया मैंने। 20वां प्रश्न को ध्यान से सुनिए। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग से होती है? बताइए। इसका जो है ऑर्गन जो होते हैं, हमारा जो ऑर्गन है, वो बताइए। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो देख रहे हैं आप, है ना? हमारे कौन से ऑर्गन से होंगे? तो हम बात करेंगे लैंगरहैंस की बात हो रही है। तो लैंगरहैंस, अग्नाशय, पैनक्रियाज ऐसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज लगा देंगे। यही आंसर सही होगा, है ना? अगर 21 क्वेश्चन नंबर देखें, 21 क्वेश्चन नंबर है कि कौन-सा अंग जो है हार्मोन तथा पाचक एंजाइम दोनों का स्राव करता है? मतलब हार्मोन तो निकलता ही है, पाचक भी निकालता है, दोनों स्राव करते हैं, बाहर की ओर निकालते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम है ये, पाचन एंजाइम है ना? तो बताइए कौन-सा करेगा, कहाँ से करेगा, कौन से ऑर्गन से करेगा? तो अगर बात करें मानव शरीर का हार्मोन्स के साथ-साथ पाचक एंजाइम की बात करें, तो पैनक्रियाज ही तो ऐसा है। ये दूसरी ग्रंथि है सबसे बड़ी, पहली लीवर। अगर मैं 22 की बात करूँ, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ अगर पूछे, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? गैस्ट्रिक जो ग्लैंड बोलते हैं जिसे, जठर ग्रंथि को ही गैस्ट्रिक बोला जाता है। और गैस्ट्रिक कहाँ पाया जाता है? गैस कहाँ पाया जाता है? पेट में। तो पेट में ही बोलिएगा ना, तो आमाशय में, यस, स्टमक में। कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है, इसी चीज़ को बहुत लोग गलती करते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहित किया जाता है? क्वेश्चन को फ़ील कीजिए, अपना समझिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन से बात करने की आदत हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ा हूँ। फिर दोबारा नहीं भूलिएगा, ये मैं वादा करता हूँ। बस हृदय से, जब मन करे तभी पढ़िए, अन्यथा मत पढ़िएगा। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अपना नहीं समझिएगा ना, क्वेश्चन आपको नहीं मदद करेगा। विश्वास कीजिए, जितना आप अपने आप को पॉज़िटिव रखिएगा ना, आपको क्वेश्चन उतना ही साथ देगा। विश्वास करके देखिए, 1 सप्ताह विश्वास कीजिए, जब मन करता है ना, खूब फ़ील के साथ पढ़िए। जैसे लगे कि क्वेश्चन से हम बात कर रहे हैं। आपको धोखा नहीं देगा ये। इंसान की तरह नहीं है, कभी धोखा नहीं देगा। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण किया जाता है? तो सोचिए कि यकृत हुआ है, लिवर है ना? और उसमें प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, संग्रह हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? अरे भाई, ऐसी बात है, तो हम उस प्रोटीन का नाम पूछ रहा है, तो उस प्रोटीन का नाम भूल जाएँगे? नहीं भूलेंगे। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों हैं। क्लियर हो गए? अगर 24 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें कि यकृत में उपस्थित कौन-सा पदार्थ जो है रक्त के जमने से रोकता है? तो यकृत में अगर लीवर में उपस्थित कोई पदार्थ है, तो कौन-सा ऐसा पदार्थ है जो कि रक्त को रोक सकता है? जमने से रोकता है, मतलब रक्त चलते रहेगा, जम जाएगा तो मर ही जाएगा ना।
जमने नहीं देता है, तो हिपैरिन होता है। तो जमने से रोकता है हिपैरिन। हिपैरिन कहाँ है? हिपेरिन है। हिपैरिन बोल दीजिए या हिपेरिन बोल दीजिए, आंसर तो हिपैरिन ही होगा। 25 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन नंबर है कि लंबे समय तक उपवास करने पर सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तो लंबे समय तक उपवास अगर कर रहे हैं, तो सर्वाधिक प्रभाव जो है हमारे किस अंग पर पड़ेगा? अगर मान लीजिए आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो लंबे समय से करेंगे। अब करिएगा तो कौन-सा अंग प्रभावित हो सकता है? क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, तो हम बताएँगे भाई किडनी पर प्रभाव पड़ता है। समझ गए? यकृत पे नहीं, किडनी पे, गुर्दा पर, वृक्क पर पड़ता है। किडनी का यकृत का लिवर लिवर बोलते हैं, है ना? लेकिन गुर्दा बोला जाता है, वृक्क बोला जाता है किडनी को। क्लियर हो गए? अब 26 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे कि पाचन का अधिकांश भाग जो है शरीर के किस अंग में होता है? मोस्ट डाइजेशन बताइए कहाँ होता है? किस ऑर्गन में होता है? इन व्हिच ऑर्गन? बताएँगे तो हम बता देंगे कि ये तो छोटी आँत में होता है, क्योंकि छोटी आँत का सबसे बड़ा एक्शन रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 27वां प्रश्न बताइए। प्लीज़ 27वां प्रश्न बताएँगे कि मनुष्य में छोटी आँत होती है, तो मनुष्य में छोटी आँत जो होती है, क्यों होती है? क्या इसका मतलब क्या है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे छोटी आँत जो है अवशोषण करने के लिए होता है। अवशोषण करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए होता है। कोई भी चीज़ को हमारी अगर रक्षा करता है तो छोटी आँत की भी भूमिका बहुत होती है। बड़ी आँत के लिए कुछ ऐसा भूमिका नहीं है। बड़ी आँत में सिर्फ़ एक ही चीज़ हो सकता है अपेंडिक्स। अगर वो रहता है, अगर बड़ा हो गया तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो अपेंडिक्स आपको डेंजर बना देगा। 28 क्वेश्चन नंबर है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक होता है? तो कौन से अंग हैं जिससे हमारी जो रक्त की यूरिया होती है वो अलग हो जाती है? मतलब ब्लड से यूरिया जो हमारा मूत्र मार्ग से निकलता है यूरिया वो अलग रहता है। क्यों रहता है? बताइए। तो हम बताएँगे वृक्क, किडनी, यही किडनी ही तो काम करता है। रक्त को अलग, यूरिया को अलग, है ना? समझ गए। चलिए, अगर मैं बात करूँ आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मानव शिशु के जन्म लेने के लिए कितने महीने पश्चात जो है दाँत निकलता है? बताइए, जो बच्चा जन्म लेता है। प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर है कि इंसुलिन में कौन-सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन में कौन-सी धातु पाई जाएगी जी? तो हम बताएँगे जिंक, जस्ता और क्या? इससे बड़ी आंसर क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, जो मैंने सवाल किया था वो सवाल आपके सामने है कि मानव शिशु के जन्म के 6 महीने बाद कौन-सा दाँत निकलता है या दाँत निकलती है, तो कब बता सकते हैं? तो हम कौन-सा दाँत बताएँगे? बताइए? तो हम बताएँगे इनसाइज़र दाँत निकलती है। इनसाइज़र तो है नहीं यहाँ पे, है? हुँ, हुँ, बताइए। सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं, मतलब केंद्रीय अग्रचर्वणक बोला जाता है कि नहीं? देखिए नाम मैंने क्या बोला? मध्यवर्तीय इंसाइजर। अब इंसाइजर तो मध्यवर्तीय क्या होगा? मध्यवर्तीय मतलब सेंटर पे, बीच में, है ना? तो सेंट्रल इंसाइजर बोल दीजिए। तो 6 महीने बाद जो बच्चे का दाँत निकलता है ना, तो वो बीच में निकलता है, जिसे हम सेंटर इंसाइजर बोलते हैं। कोई भी बच्चा को देखिएगा 6 महीना बाद निकलने लगता है, बीच में ही, है ना? समझ गए होंगे। तो ये हो गए हमारे पाचन से संबंधित ये सवाल। फिर मिलते हैं रात को 10 बजे नए प्लांट मॉर्फोलॉजी से, जो कि बहुत ही सवाल पूछते हैं। 60 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें 60 से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी टॉपिक हैं उसके एमसीक्यू तैयार हो रहा है 10 से 15 सिर्फ़ आपके लिए। तो तैयार रहेंगे? कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर बताएँगे।